हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का HLB डिजिटल क्लास में स्वागत है। और ये जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये आप लोगों को परीक्षाओं में काफ़ी मदद कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। और ये अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं, आप लोगों ने मॉडल पेपर उठा के देखा होगा। इसका 5 नंबर का खा नंबर तक हमने बता दिया था। अब आप लोगों को पढ़ना है 5 का ग नंबर। दिया गया है समतल वेक्टर r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिक्कोज्या निकालना है सदिश की। इसका समीकरण नोट कर लेते हैं। समीकरण दिया गया है 5 का घ नंबर है वेक्टर r डॉट इंटू 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 ये बराबर 0 के हैं। यहाँ से हमें समीकरण को वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर p के फॉर्म में बनाना है, इसलिए 1 को पक्षांतर कर देंगे तो वेक्टर r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 के। आप लोगों को पता है जो दूरी होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसको प्लस बनाएंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो वेक्टर r माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस 6i, ये माइनस का पहले से ही था, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3j प्लस 2k और ये बराबर में माइनस का था, ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से जो r डैश वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n होता है, जो यूनिट वेक्टर n होता है ये होता है वेक्टर r बटे में वेक्टर मॉड a वेक्टर a बटे में होता है वेक्टर मॉड a। इस फॉर्म में बनाएंगे इसको तो वेक्टर r डॉट वेक्टर a है इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k और बटे में हो जाएगा इसका मॉड यानी रूट के अंदर सभी का वर्ग करेंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये बराबर 1 के है। वेक्टर r इंटू माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k बटे में इसका वर्ग 6 का वर्ग है 36 प्लस 9 3 का और प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर में 1 है। वेक्टर r डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k यहाँ से 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा और 9 जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएगा बराबर 1 के। आप लोग नोट भी करते रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। यहाँ से वेक्टर r डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k आप लोगों को पता है जो अंडर रूट 49 होता है ये 7 का वर्ग होता है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा बराबर में 1। अब यहाँ से i j k को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 6 बटे में 7i प्लस 3 बटे में 7j प्लस 2 अपान में 7k और ये बराबर है 1 के। यहाँ से निकालना है दिक्कोज्याय तो i j के फंक्शन से यहाँ से निकाल लेंगे दिक्कोज्याय तो दिक्कोज्याय ये होगा माइनस 6 बटे 7, दूसरा है 3 अपान में 7 और तीसरा है 2 अपान में 7 ये हो जाएंगे दिक्कोज्याय और ये यहाँ से फाइंड आउट करना था। और आप लोग लिखते रहिएगा क्वेश्चन को ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इसका अब अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 का वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो समीकरण दी गई है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है, ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर होती है परवलय का समीकरण होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा परवलय। समीकरण दी गई है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये परवलय का होता है समीकरण, परवलय लिख लेंगे यहाँ से, और यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा y के, x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट y के बराबर। आप लोगों को पता है जो परवलय में एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के। यहाँ से परवलय ड्राइव करेंगे और यहाँ पर देखो एक और समीकरण दे रखा है y बराबर 4 के है, ये देखो y बराबर 4 के दिया गया है यहाँ से, और इसका जो शीर्ष होगा यानी मूल बिंदु शीर्ष वो हो जाएगा 0,0। इसका जो समीकरण दूसरा है ये है y बराबर 4 के। यहाँ से डायग्राम ड्रा करेंगे, जो डायग्राम होगा वो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, y बराबर एक्स स्क्वायर यानी y अक्ष पर हमें डायग्राम बनाना है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। यहाँ से y बराबर 4 दिया गया है तो एक यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेंगे y अक्ष के 4 पर, तो ये जो बिंदु आ जाएगा ये हो जाएगा 0,4, और यहाँ पर हमें इसका दिया गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये जो घिरा हुआ भाग है इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर एक पट्टी ड्रा करेंगे, जो पट्टी होगी वो y बराबर 4 पर दी गई है। देखो ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर यानी ये जो पट्टी होगी y और x दोनों में होनी चाहिए, यानी कुछ इस तरह से बन जाएगी, बनाएंगे तो ये पट्टी हो जाएगी, और यहाँ से निकालना है हमें, और ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा 0,0। अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल, जो परवलय का अभीष्ट क्षेत्रफल होता है ये होता है इंटीग्रेशन a to b x dy। तो यहाँ से यदि ये फार्मूला नोट करेंगे और यहाँ से देखें तो इसके दो भाग हैं, एक तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, दूसरा इसका हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा करके हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, a to b होगा। x बराबर यहाँ पर जो वैल्यू है वो दे रखा है अंडर रूट y, तो ये अंडर रूट y हो जाएगा dy। अंडर रूट y का डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से ये देखो इसकी लिमिट भी चेंज हो रही है, यहाँ से देखो दी गई है, यहाँ से जो लिमिट होगी वो होगी x बराबर 0 और y बराबर 4 है, तो ये 0 से 4 हो जाएगी। यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 4, y को लिख सकते हैं y की पावर 1/2 dy, और आप लोगों को पता है जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन, चूंकि इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है ये होता है x की पावर n+1 बटे में n+1 की होता है। तो यहाँ से इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। आप लोगों ने इतना तो क्वेश्चन नोट ही कर लिया होगा। आगे का अब यहाँ से 2 इंटीग्रेशन अब इसका डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं, समाकलन करेंगे तो y का हो जाएगा y की पावर 1/2, n+1 होता है यानी प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा, और बटे में भी जो इसकी पावर में होता है वो इसके बटे में भी आता है, तो 1/2 हो जाएगा +1। जो लिमिट है वो लिमिट रख देते हैं 0 से 4, और प्लस का जब समाकलन किया जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू c ऐड कर देते हैं 2 y, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ये नीचे भी y है इसलिए ये भी 3/2 हो जाएगा, 0 से 4 प्लस c। ये कांस्टेंट वाली इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो इसको बाहर लिखेंगे तो 2 गुणे 2/3 हो जाएगा, y की पावर 3/2, लिमिट है 0 से 4 प्लस c। यहाँ पर लिमिट रखेंगे, ये यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे में 3, लिमिट 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर, y का 4 है तो y की पावर हो जाएगा 4 की पावर 3/2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस c।
आगे इसको हल करेंगे 4/3। 2 को हम लिख सकते, सॉरी 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 2, ये 0 है तो ये हट जाएगा प्लस का c, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 और यहाँ पर गुणे में आ जाएगा 2 की पावर 3 और प्लस में c, तो 4/3 यहाँ से प्लस सॉरी गुणे 2 का घन करेंगे तो ये 8 होता है, 8 हो जाएगा प्लस c, 8 का गुणा 4 से करेंगे 8 3 24, सॉरी 8 चौक 32 और 32 में हो जाएगा 3, ये प्लस c है और ये यही हो जाएगा हमारा आंसर dy/dx। सॉरी क्या लेकर चले थे यहाँ से, हाँ इसका अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा dA/dx dy, dx था या dy था, इसका अभिष्ट क्षेत्रफल है 32/3 और इस जो क्षेत्रफल होता है इसको हम लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है वर्ग इकाई, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई आपका। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 ये बराबर पाई के है। यहाँ पर हमें LHS लेकर RHS सिद्ध करना है, तो अब का इसका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, समीकरण नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का है अगला नंबर, ये है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 और बराबर में पाई यहाँ से सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसका LHS ले लेते हैं। यहाँ से LHS है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। जो साइन कॉस है इनको भी हम tan में ही चेंज कर लेते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स x, इसका tan के पद में फार्मूला होता है tan इनवर्स x/√1 - x²। और जो कॉस इनवर्स x होता है, इसका फार्मूला tan के पदों में होता है tan इनवर्स √1 - x²/x। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी साइन को tan में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की स्थान पे 12 है, 12/13 है, तो ये हो जाएगा 12/13 और बटे में √1 - 12/13 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला इसका tan, सॉरी कॉस को भी tan में चेंज करेंगे, तो कॉस का होता है tan इनवर्स √1 - x² और यहाँ पर x के स्थान पे है 4/5, तो माइनस का हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर और बटे में x है यानी 4/5 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स का tan इनवर्स ही रखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे यहाँ से tan इनवर्स 12/13 ही रहेगा और रूट के अंदर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस और 12 का वर्ग करेंगे। आप लोगों को पता है 12 का वर्ग 144 होता है, बटे में 13 का 169 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर भी रूट हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16 बटे में 25 और बटे में 4/5 प्लस यहाँ से tan इनवर्स 63/16 tan इनवर्स
12/13, 12/13 यहाँ पर होगा बटे, इसको हल करेंगे तो 169 हो जाएगा और 169 से 144 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 169 से 144 माइनस करेंगे तो 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा और 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 25, यानी रूट के अंदर आ जाएगा 25/169। इसी प्रकार प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर इसको हल करेंगे 25 माइनस 16, ये बचेगा यहाँ पर 9, यानी 9/25 आ जाएगा ये, और बटे में है 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 12/13, इसको हल करेंगे रूट हटाएंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 5/13 प्लस tan इनवर्स यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/5 और बटे में 4/5 है प्लस tan इनवर्स 63/16 ही रहेगा। यहाँ से 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और 13 से 13, यहाँ से बच जाएगा आपका tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। इसका आगे हल करेंगे और तो ये आगे आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो तीनों tan में बन गया है और आप लोगों को पता है कि यदि लिखा हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो इन तीनों का फार्मूला होता है tan इनवर्स, ये होता है tan इनवर्स तो यहाँ से आप लोग पढ़ चुके हो कि जब लिखा हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, और बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये होता सॉरी जेड एक्स होता है या एक्स जेड दोनों लिख सकते हैं यहाँ से, ये होता है एक्स जेड सॉरी जेड एक्स होता है ये यहाँ से, ये फार्मूला होता है। यदि तीनों tan में ही हो tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ से देखो तीनों tan में ही tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 दिया गया है। इसको इस फॉर्म लिख देंगे यहाँ से, ये आपका सूत्र था, नोट कर लेना आप लोग। इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 12/5 है, 12/5 हो जाएगा प्लस y की वैल्यू है 3/4 प्लस z की वैल्यू है 63/16 माइनस तीनों का गुणा करना है 12/5 प्लस सॉरी गुणे 3/4 और गुणे में है 63/16 बटे 1 माइनस x का मान है 12/5 गुणे y का मान है 3/4 और माइनस y का मान 3/4 गुणे z का मान 63/16 माइनस z का मान है 63/16 और गुणे में x का मान रखना है, x का मान है 12/5, ये हो जाएगा। आगे इसका आगे हल करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये दिन का हर समान करेंगे तो 5 है, 5 चौक 20 हो जाएगा और गुणे में 16, इसका गुणा करेंगे 16 दूना 32 तो ये हो जाएगा 320, तो इसका हर आ जाएगा 320 हल करने पर, तो ये हो जाएगा 320 और ऊपर इनको हल करेंगे
हर किस अकॉर्डिंग इनको हल करेंगे तो आ जाएगा 2268 माइनस, यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा, सेम चीज़ें हैं, 5 4 16 गुणा करेंगे तो 320 हो जाएगा, और ऊपर की संख्याओं को हल करेंगे तो ये 2268 आ जाएगा। और नीचे हमें हल ही नहीं करना क्योंकि यहाँ पर देखो सेम चीज़ें बन रही हैं, इनको हल करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। तो 1 माइनस 12/5 गुणे 3/4 माइनस 3/4 और गुणे में है 63/16 माइनस 63/16 गुणे 12/5। यहाँ से यदि देखें तो सेम चीज़ें हैं, प्लस में है माइनस में है, आप लोगों को पता है यदि प्लस माइनस हो सेम चीज़ें तो वो 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। ऊपर 0 है, इसको भाग देंगे तभी ये 0 ही बनेगा। tan इनवर्स tan पाई का मान 0 होता है तो ये हो जाएगा tan पाई। तो यहाँ से tan देखो tan इनवर्स है tan है, इसलिए यहाँ पर केवल पाई बचेगा। और इसका LHS में यही सिद्ध करना था, तो ये आ गया है आपका LHS बराबर RHS के, और यही प्रूव करना था। और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ से ये लेकर चलना था हमें LHS और यहाँ पर पाई के बराबर दिखाना था, तो हल करने पर पाई यहाँ से आ रहा है। इसका अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलेखी विधि द्वारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। x प्लस समीकरण दे रखा है यहाँ पर, यानी व्यवरोधों को बताया गया है, तो व्यवरोध है तो यहाँ पर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 क्या है, और 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल 24 है। और यहीं पर दो वैल्यू और दे रखा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के दिया गया है। तो रैखिक प्रोग्रामन भी आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो, यहाँ से नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। इसके जो अवरोध दिए गए हैं, हाँ, इसका न्यूनतम मान z बराबर दे रखा है, तो न्यूनतम लिख लेते हैं। इसका न्यूनतम z बराबर दिया गया है यहाँ पर 200x प्लस 500y के, और ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का 6 नंबर। अब यहाँ पर जो अवरोध दिए गए उन अवरोधों को नोट कर लेते हैं। व्यवरोध है तो व्यवरोध ही नोट करते हैं यहाँ से, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के है। दूसरा है 3x प्लस 4y, ये इज लेस देन आर इक्वल, हाँ, इज लेस देन आर इक्वल 24 के है। और यहीं पर दिया गया है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के है। यहाँ से इन समीकरणों को सबसे पहले, इन व्यवरोधों को सबसे पहले समीकरण फॉर्म में लिखेंगे असमीकाओं को समीकरणों के रूप में या समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, ये बराबर 10 के हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, इसका अंतःखंड, तो देखो 10 है अंतःखंड, समीकरण के रूप में इसको चेंज करेंगे तो 10 है, तो 10 को यहाँ 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण को हम 10 से भाग दे देते हैं। तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x/10 प्लस 2y/10 बराबर 10/10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो x/10 प्लस y/5 बराबर 1, ये समीकरण बन गई एक, इसको एक मान लेते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन, दिया गया है दूसरी समीकरण इसकी है 3x प्लस 4y, इसको बराबर बराबर 24 के है, तो 24 रख लेते हैं यहाँ पर, ये बराबर 24 के है।
इसको भी अंताखंड के रूप में चेंज करेंगे तो दोनों समीकरण के दोनों पक्षों को हम 24 से भाग देंगे। 24 से भाग देंगे तो 3x बटे में 24 प्लस 4y बटे में 24 हो जाएगा और बराबर 24 बटे 24। ये 24 से कम 24 हो जाएगा, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और 3 और 24 होता है, तो ये आ जाएगा x बटे 8 प्लस y बटे 6 और बराबर 1 के। इसको समीकरण यहाँ से 2 मान लेते हैं और आप लोग इसको नोट करते रहिए। आगे इसी में दिया गया है 2 समीकरण और दी गई है। x बराबर 0 है, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं और y बराबर भी 0 दिया गया है, तो इसको समीकरण मान लेते हैं 4। यहाँ से रैखिक प्रोग्रामन समस्या से यानी आलेखी विधि से हल करना है, तो इसका आलेख खींच लेते हैं। यहाँ पर आलेख इसका हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं अच्छे से दिखाई दे। यहाँ से ग्राफ खींचेंगे इसका, जो ग्राफ है वो x और y की पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ग्राफ खींच लेंगे इसका। पहली समीकरण जो थी x प्लस 2y बराबर 10 के, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो थी इसकी जो वैल्यू आई थी, देखो यहाँ पर x अक्ष पर था, x अक्ष के लिए निकालेंगे यहाँ पर, तो x अक्ष के लिए 10 कामा x अक्ष के लिए यहाँ पर x कामा y निकालेंगे x अक्ष के लिए, तो x अक्ष के लिए आ जाएगा 10 कामा 0 और y अक्ष के लिए निकालेंगे x कामा y, तो ये हो जाएगा x के लिए 0 होगा और y के लिए 5 है। वैसे ही समीकरण दूसरे में यहाँ से x कामा y निकालेंगे, x अक्ष पर निकालेंगे x कामा y, तो x अक्ष पर देखो 8 अंटाखंड कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 8 कामा 0 और y अक्ष के लिए निकालेंगे तो y अक्ष पर 6 है, तो यहाँ से x कामा y जो होगा ये आ जाएगा 0 कामा 6। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींचेंगे, तो x कामा y के लिए है 10 कामा 0। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेते हैं और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर भी 10 लाइनें खींच देते हैं और यहाँ पर जो इसका ये होगा ये मूल बिंदु होता है, 0 कामा 0 होता है। तो जब यहाँ पर समीकरण हल किए थे x प्लस 2y बराबर 10, तो ये x अक्ष पर देखो आया था 10, तो यहाँ से लेकर चलेंगे 10 तक, तो यहाँ पर ये 10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 कामा 0। और जो दूसरी समीकरण है ये है 3x प्लस 4y और ये बराबर है 24 के। यहाँ से यदि हम देखें तो जो यहीं पर देखो एक आया था 10 कामा 0 और दूसरा y के लिए आया था 0 कामा 5 आया था। तो यदि y के लिए हम यहाँ पर जाएंगे y अक्ष पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा 0 कामा 5। इन दोनों को मिला देते हैं यहाँ से रेखाओं को इस तरह से। अब यहाँ से जो दूसरी समीकरण के लिए हल किए थे तो यह था x अक्ष के लिए 8 कामा 0 आया था, तो 8 कामा 0 x अक्ष पर 8 चलेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 कामा 0 और इससे बिंदु मान लेंगे ये a है, इसको भी मान लेंगे यहाँ पर, और जो तीसरा है इसको यहाँ पर c मान लेंगे। और दूसरा जो आया था यहाँ से ये था 0 कामा 6 था, तो यहाँ से 0 कामा 6 देखो यहीं पर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 0 कामा 6। इन दोनों को भी मिला देते हैं यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर इसका एक हमें संगत क्षेत्र मिल रहा है। यदि इस संगत क्षेत्र को देखें तो कुछ डाट करके इस तरह से है, इस तरह से। तो यहाँ के जो निर्देशांक होंगे
वो यहाँ से देखो 1 2 3 4 एक्स अक्ष पर 4 है और वाई के लिए 1 2 3 और वाई अक्ष के लिए 3 है। यहाँ से हमें ये लाइन खींचना नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रहे थे। तो ये आपका ये संगत क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर, और इसको मान लेते हैं बिंदु। यहाँ पर ए बिंदु था, बी सी और इसको डी मान लेते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है इसको हम पी मान लेते हैं। इन रेखाओं के अकॉर्डिंग यहाँ से ए सी हो गया और ये बी हो गया, डी हो गया, इसको एक बिंदु मान लेते हैं पी। ये पी के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर जो समीकरण थी यहाँ से ये थी ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इन समीकरणों को यदि देखें, ये थी पहला था x + 2y इस ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के थे। यदि यहाँ पर मूल बिंदु से निकाले तो इस ग्रेटर देन आर इक्वल 10 है, यानी ये जो होगा इसका मान 0,0 पर निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। और ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल होता है ये बाहर की ओर को होगा। इसको यदि हम हल करेंगे तो ये समीकरण थी हमारी, ये समीकरण थी x + 2y = 10 के लिए। यहाँ पर जो इसका क्षेत्र होगा ये बाहर को और इस तरह से होगा, इंडिकेट करेगा इस तरह से बाहर की ओर को। और जो दूसरी समीकरण थी ये वाली, ये है 3x + 4y ये बराबर 24 की है। और इसमें क्या था, इस लेस देन था तो ये अंदर की ओर को होगा, एरो इसका इस तरह से, इसके एरो अंदर की ओर को होंगे। तो यहाँ से देखें तो इसका ये क्षेत्र हमें मिल रहा है, जो छायांकित भाग है इसका, इस तरह से ये इसका छायांकित भाग हो जाएगा। यहीं से हमें निकालना क्या है, निकालना है कि इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात करना है और ये इसका डायग्राम हो जाएगा। और आप लोग इसको अच्छे से खींच लेना। z बराबर वैल्यू है, यहाँ पर इसके संगत जो क्षेत्र आया है वो संगत क्षेत्र में x, y जो वैल्यू थी इसके, यानी इसके निर्देशांक थे वो थे 4,3 और इसका न्यूनतम मान क्या है, z बराबर न्यूनतम z बराबर जो वैल्यू है ये है, यानी समीकरण दिया गया है 200x प्लस में 500y के। यहाँ से 200 हो जाएगा और x का मान 4 है, 4 रखेंगे प्लस 500 गुणे y का मान 3 है, 3 रख देंगे। इसको हल करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 800 प्लस 5 3 1500, ये 1500 हो जाएगा। इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2300, यानी इसका न्यूनतम मान z बराबर आएगा 2300। और बिंदु जो होंगे यानी इसके निर्देशांक जो होंगे वो होंगे 4,3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है सिद्ध कीजिए, यानी यदि fx बराबर दिया गया है यदि fx बराबर x³ + 3, और यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है वो बताया x ≠ 0 क्या है, और दूसरा दिया गया 4 यदि x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पर फलन की सांतता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर सांतता और अवकलनीयता इसकी जांच करना है। हल कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन इसका। जो क्वेश्चन दिया गया है वो है fx बराबर 6 का नंबर, fx बराबर क्वेश्चन दिया गया है x³ + 3 और ये 4 है। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो बताया गया x ≠ 0 के है और ये x = 0 के है। और आपको x बराबर 0 पर ही फलन को बताना है कि ये संतता है अथवा अवकलनीयता है, यानी दोनों की जांच करना है और यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे शांतता के लिए हल कर लेते हैं कि ये सतत है या बेसतत है।
तो x बराबर x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है इसको हम इसका LHS या RHS निकालें, और जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है यदि इसके बराबर होगा तो ये सतत होगा, और यदि बराबर नहीं है तो ये असतत होगा फलन। तो यहाँ पर fx बराबर जो दी गई है, यहाँ पर f0 बराबर निकाल लेते हैं, 4 दिया गया है, और दूसरा दिया गया है fx बराबर जो वैल्यू है ये है x³ + 3। लिमिट यहाँ पर x बराबर 0 पर लेकर चलना है, तो इसका RHS ले रहे हैं x बराबर 0 पर। RHS इसका लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, हाँ इसका हो जाएगा f0 + 0, क्योंकि RHS है और इसमें प्लस होता है, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f0 + h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 0 में h जोड़ेंगे तो h ही रहेगा, तो यह आ जाएगा fh। जब f(x) का मान x³ + 3 यानी x जहाँ था अब वहाँ पर हमें h रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा x³ यानी h³ + 3। लिमिट रखेंगे h³ की तो यहाँ पर 0 हो जाएगा +3, और 0 का क्यूब यानी 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो केवल 3 आ जाएगा। इस यहाँ पर यदि देखें तो जो f0 था वो 4 था, और यहाँ पर इसका RHS 0 + 0 निकाले तो ये 3 आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि जो f0 है f0 इज नॉट इक्वल टू f0 + h के है, 0 + 0 के है। यदि f0 इज नॉट इक्वल टू 0 + 0 के है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फलन जो होगा यानी जो फंक्शन भी है फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। यदि ये बराबर आता इसके f0 का मान 4 था और इसको हम हल किया था ये भी 4 आता तो ये सतत होता, बट ये आपस में बराबर नहीं, क्योंकि f0 की वैल्यू 4 दी गई है और यहाँ पर हल करने पर हमारा 3 आ रहा है, इसलिए फलन सतत नहीं है। अब इसी में सतत के साथ साथ ये भी दिखाना था कि अवकलनीय है या नहीं, अवकलनीयता की भी जांच करना है, तो यहाँ से अवकलनीयता की भी जांच कर लेते हैं। अवकलनीयता की जांच करने के लिए फार्मूला होता है, इसके दोनों पक्ष निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और RHL सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं, तो जो RHL होगा ये होता है R'(f(x)। तो R'(f(x) यहाँ पर x बराबर 0 दिया गया है तो यहाँ पर 0 रख देते हैं। ये जो होता है ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता है f0 + h माइनस f0 की होता है, और बटे में होता है h, लिमिट h टेंड्स टू 0। fx की जो वैल्यू दी गई है fx बराबर ये दिया गया है x³ + 3, x³ + 3 के अकॉर्डिंग यहाँ से मान रखेंगे, x के स्थान पे हमें रखना है 0 + h, तो ये हो जाएगा 0 + h का होल क्यूब और प्लस में 3 माइनस f0 का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था, हमने हल भी किया था, तो यहाँ पर f0 का मान जो था वो 4 था, तो f0 का मान यहाँ पर 4 रख देते हैं, और बटे में h है, h ही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा h का क्यूब + 3 और माइनस का 4 बटे में h है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से h³ 4 से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, बटे में h है। इसको आगे हल कर रहे हैं, तो यहाँ से लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1 बटे में 0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पर देखो जब r इसका RHL निकाल रहे हैं तो ये इनफाइनाइट आ रहा है, अब यहीं से इसका निकाल लेंगे, यानी R'(f0) का मान इनफाइनाइट आ गया है। यहाँ से अब LHL निकाल लेंगे इसका, LHL जो LHL फंक्शन होगा ये होगा L'(f0), L'(f0) होता है इस, ये फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f(x) यानी f0 - h होगा यहाँ से, और माइनस का f0 ही रहेगा, बटे में -h होगा,
इसको हल करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको पता है जो f(x) है उसका मान है x³ -3, तो यहाँ से x की जगह पर 0 -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पर 0 - h का होल क्यूब -3, सॉरी +3 था, +3 हो जाएगा, और f0 का मान 4 था तो -4 हो जाएगा, और बटे में -h है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -h का क्यूब, ये हो जाएगा -h का क्यूब +3 -4 बटे में -h। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा यहाँ से -h क्यूब, और 4 से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, माइनस में बटे में -h है। यहाँ से लिमिट रखेंगे तो यह आ जाएगा -0 बटे, यहाँ से हल करेंगे इसको तो ये बन जाएगा -0 का क्यूब, -0 का क्यूब -1 बटे में -0 है, तो -1 बटे में -0 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट बचेगा। और यहाँ से देखो जो इसका पहला फंक्शन था उसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो यहाँ पर वैल्यू थी इसको हम हल करेंगे तो देखो यहाँ से बच रहा है -1/0, और -1/0 है इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट के आगे माइनस लग जाएगा। जो इसका r'(f0) था ये -इनफाइनाइट आ रहा है, और इसका जो LHL फंक्शन निकाल रहे हैं l'(f0) ये +इनफाइनाइट आ रहा है, यानी यहाँ पर जो LHL है और RHL ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी r'(f0) इज नॉट इक्वल टू है l'(f0) के, यानी ये फंक्शन जो है अवकलनीय भी नहीं होगा, लिख सकते हैं अतः फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और यही यहाँ से दिखाना था, सिद्ध करना था कि फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों सिद्ध हो गए, सतत भी नहीं है और अवकलनीय नहीं है x = 0 पर। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन है, सिक्स नंबर का, x के सापेक्ष y = √3x + 2 + 1/√2x² + 4 + cos x की होल पावर tan x का अवकलन कीजिए। यहाँ पर इस समीकरण का अवकलन करना है और x के सापेक्ष बता रहा है अवकलन करना है, तो सबसे पहले यहाँ से समीकरण लिख लेते हैं। सिक्स का खा नंबर जो सवाल दिया गया है यह है y बराबर समीकरण √3x + 2 + 1/√2x² + 4 + cos x की होल पावर दिया गया है tan x। तो यहाँ से यदि देखें तो अवकलन यदि करेंगे x के सापेक्ष इसका और इसका तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि cos x की होल पावर tan x दिया गया है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं यहाँ से माना। जो समीकरण दी गई है y बराबर, इसको y1 मान लेते हैं इस फंक्शन को, और इसको y2 मान लेते हैं, इस फंक्शन को y3 मान लेते हैं यहाँ से, और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे ऐसे ही, x के सापेक्ष अवकलन करने पर और आप लोग लिखते रहिएगा। यहाँ से y का हो जाएगा dy/dx, y1 है इसलिए ये हो जाएगा dy1/dx, प्लस y2 का करेंगे तो ये हो जाएगा dy2/dx, प्लस y3 का dy3/dx हो जाएगा। यहाँ से इसको समीकरण मान लेते हैं यहाँ से एक। अब यहाँ से जो y बराबर समीकरण दी गई है यहाँ से y1 बराबर निकाल लेते हैं। तो y1 बराबर जो होगा इससे तुलना करेंगे तो y1 बराबर हो जाएगा √3x + 2। यहाँ से इस रूट को अगर जो लिखना चाहे तो y1 बराबर लिख सकते हैं 3x + 2 की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से इसका करेंगे x के सापेक्ष समाकलन, तो x के सापेक्ष
अवकलन करना है, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का y1 है इसलिए dy1/dx हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले इसकी पावर आगे आएगी तो 1/2 हो जाएगा, 3x + 2 होगा, इसकी होल पावर 1/2 -1 होता है, ये आप लोग पढ़ रखे हो। और यहाँ से d/dx करेंगे इसका 3x का यानी इसके अंदर के फंक्शन का, तो 3x + 2 हो जाएगा, 1/2 3x + 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 यानी -1/2 बचेगा यहाँ से। और इसका इधर गुणा करेंगे तो x का 1 होता है यानी यहाँ पर 3 बचेगा और +2 का 0 हो जाएगा। 3 का अंदर बाहर गुणे में ले आएंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/√3x + 2। तो ये आ गया dy1/dx की वैल्यू। अब आगे यहाँ से निकाल लेते हैं। y2 बराबर y2 बराबर निकालेंगे तो y2 बराबर जो समीकरण है वो हो जाएगी 1/√2x² + 4k। यहाँ से इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y बराबर √2x² + 4 की होल पावर, ये बटे से ऊपर जा रहा है अपर में इसलिए माइनस लग जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर -1/2 हो जाएगा। यहाँ से इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y2 का dy2/dx हो जाएगा। और यहाँ से आपको पता है अवकलन करने पर पावर आगे आती है तो -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसका यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको जब हम ऊपर लाएंगे और इसकी पावर में लिखेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + 4 की पावर -1/2। तो यहाँ से पावर -1/2 आगे आ जाएगी, तो ये बचेगा 2x² + 4 -1/2 और यहाँ पर -1 हो जाएगा पावर में। फिर इसका d/dx करना हमें इसके बचे हुए भाग का, तो ये हो जाएगा 2x² + 4। तो dy2/dx बराबर -1/2 2x² + 4। यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 2 हो जाएगा और आगे भी माइनस का है तो ये हो जाएगा -3/2। इसके आंतरिक भाग का करेंगे तो 2x² था, पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 4x प्लस, और यहाँ पर देखो 4 का करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा dy2/dx बराबर 4x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4x/2 और ये आपका आ जाएगा। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे देखो dy2/dx हो जाएगा -4x/2 हो जाएगा। और यहाँ से हमने 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई किया है और इसकी पावर -3/2 है, ये -3/2 ही रहेगा। अब यहाँ से हमारा मान आ गया है dy2/dx का, तो dy2/dx अब यहीं से निकालेंगे y3 का मान भी। y3 बराबर फंक्शन निकालेंगे जो ये दिया गया है cos x की होल पावर tan x। आपको पता है कि cos x की पावर tan का समाकलन नहीं होता, इसलिए दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिखेंगे, ऐसे ही आप लोगों को भी लिखना है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। लॉग लेने पर यहाँ से लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y3 और ये बराबर में आ जाएगा log cos x की होल पावर tan x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पता है जो log y होता है, log y का होता है यानी log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/y3। फिर y³ का करेंगे तो y³ का हो जाएगा dy3/dx हो जाएगा बराबर। सर यहाँ पर देखो इसका करेंगे, यहाँ d/dx करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है यदि log लगा होगा
तो जो पावर होती है इसकी आगे आ जाती है उठ के, तो ये हो जाएगा tan x log cos x। यहां से अब इसका अवकलन कर देना है। तो ये आ गया y अपान में y3 dy3 बटे में dx बराबर, इसका गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर दो पद बन रहे हैं, एक तो फर्स्ट है दूसरा सेकंड है, कि दोनों में x है। तो आपको पता है फर्स्ट और सेकंड का क्या होता है, पहला फर्स्ट पद tan x हो जाएगा, dy dx log x का, सॉरी log cos x है तो cos x हो जाएगा यहाँ से, प्लस सेकंड पद log cos x dy dx, फर्स्ट पद tan x है, tan x हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 1 अपान में y3 dy3 बटे में dx बराबर tan x log x का 1 अपान x होता है, इसलिए इसका हो जाएगा 1 अपान cos x, और cos x का समाकलन सॉरी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin x प्लस log cos x ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे नोट कर लेंगे log cos x, और tan x का जो अवकलन होता है ये होता है sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा इसका। आगे इसको हल करेंगे तो y 1 अपान में y3 dy3 बटे में dx बराबर, यहाँ से माइनस आगे कामन ले लेंगे, ये हो जाएगा tan x गुणे साइन बटे cos भी tan x ही होता है, ये भी tan x हो जाएगा, प्लस log है इसलिए sec को आगे लिख लेते हैं sec स्क्वायर x इंटू log cos x। यहाँ से यहाँ से y 1 अपान में y क्यूब dy क्यूब बटे में dx बराबर tan x है, tan x दोनों tan x है इसलिए tan माइनस का tan स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ से, प्लस sec स्क्वायर x इंटू log cos x, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हमें केवल निकालना है यहाँ से dy3 बटे में dx, तो ये जो 1 अपान में y क्यूब है ये भी इसके गुणे में चला जाएगा, इधर बटे में है तो ये हो जाएगा y क्यूब सॉरी y3 माइनस का tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x। यहाँ से y क्यूब की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ से, तो dy क्यूब y3 बटे में dx बराबर y3 की जो वैल्यू थी ये थी cos x की पावर tan x, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x की पावर tan x, और ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें देखो dy3 बटे dx की भी वैल्यू मिल गई है। अब समीकरण 1 में तीनों के मान पुटअप कर देंगे यहाँ से, और आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखना है अब लिखेंगे dy1 बाई dx कमा dy2 बाई dx कमा dy3 बाई dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, और आपको पता है समीकरण 1 जो थी वो थी dy बाई dx बराबर dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx और प्लस dy3 बाई dx की थी यहाँ से, तो यहाँ से सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ से dy बाई dx को ऐसे ही रखना है, dy बाई dx ही रहेगा, ये बराबर यहाँ समीकरण लिख लेंगे dy बाई dx बराबर dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx प्लस dy3 बाई dx, ये है। यहाँ से सही कर लेते हैं, यहाँ से
यहाँ से यहाँ पर dy बाई डी एक्स ही रखना है, और जो dy1 बाई डी एक्स है इसका मान हमने निकाला था, तो यह आया था कुछ हल करने पर। यहाँ से देखो dy1 बाई डी एक्स का मान आ गया है 3/2 गुणे 1/√3x प्लस 2 है, और यहाँ से dy2 बाई डी एक्स का मान है -4x/2 2x² प्लस 4 की होल पावर -3/2। ये मान उठा के समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पर इसका मान पुटअप कर देंगे dy1 बाई डी एक्स का। जो dy1 बाई डी एक्स का मान था वो था 3/2 1/√3x प्लस 2 था, प्लस जो dy2 बाई डी एक्स था इसका माइनस में मान आया था, ये था माइनस ये था 4x/2 और गुणे 2x² प्लस 4 की होल पावर -3/2, और यहाँ से जो dy3 बाई डी एक्स का मान आया था ये था cos x की पावर tan x, और गुणे में आ गया था यहाँ से ये था माइनस का tan² x प्लस sec² x, और इनटू में था, यहाँ से इसको इस तरफ लिख लेते हैं उठा के, यहाँ से इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया था तीसरा जो था मान वो था cos x की होल पावर tan x, और ब्रैकेट में था माइनस का tan² x और प्लस का, इसको हल किए थे तो यह था sec² x, और इनटू में log cos x था, सॉरी log cos x था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ से log cos x। यहाँ से इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं dy बाई डी एक्स, ये जो बराबर है ये है 3/2 ही रहेगा, 3/2 1/√3x प्लस 2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस, यहाँ से देखो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 ही बचेगा, यह आ जाएगा -2x बटे में, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2x² प्लस 4, और इनटू में हो जाएगा रूट के अंदर 2x² प्लस 4, यहाँ से प्लस cos x की होल पावर tan x है, और ब्रैकेट में है माइनस tan² x प्लस sec² x log cos x, और यही हमें यहाँ पर निकालना था कि dy बाई डी एक्स का जो मान होगा x के सापेक्ष हल करने पर क्या आएगा, तो ये आपका मान हो जाएगा, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है, इसी में दिया गया है, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसको रेस्ट कर देते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर sin x है। तो यहाँ से देखो 0,0 मूल बिंदु इसका दे रखा है, 0,0 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण दिया गया, और यहाँ पर अवकल समीकरण दे भी रखा है कि dy बाई डी एक्स जो है वो e की पावर x sin x के बराबर है। यहाँ से समीकरण नोट कर लेंगे, तो समीकरण दी गई है वो है dy बाई डी एक्स 6 का है, यह dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x sin x है। तो यहाँ से देखें तो जितने भी चर हैं इन चरों को इनके अकॉर्डिंग हल कर लेते हैं। तो x ही इस साइड है, दूसरे साइड है, तो dx को भी इधर पक्षांतर कर देंगे, तो जो dy बाई होगा यहाँ से dy ये हो जाएगा e की पावर x sin x dx के। यहाँ से इसका हमें समाकलन करना है, तो दोनों पक्षों को हम यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx हो जाएगा। यहाँ से dy का समाकलन करेंगे तो ये y ही आ जाएगा। आपको पता है यदि लिखा हो फार्मूला इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन
bx dx जो होता है इसका समाकलन होता है 1/a² प्लस b² ब्रैकेट में ये होता है यहाँ पर ex होता है ex, और जब यहाँ पर अंदर जो होता है ये होता है a sin bx माइनस b cos bx होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका मान रख देंगे यहाँ से, तो इसका मान हो जाएगा e की पावर देखो x था, यदि यहाँ पर हम तुलना करें तो a बराबर जो है वो 1 है और x के गुणांक में भी 1 है, यानी b बराबर भी यहाँ से 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो e की पावर x था तो e की पावर देखो x है, यहाँ पर e की पावर x ही रहेगा। हल करने पर ये रहेगा e की पावर x बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, देखो a के मान भी 1 है और b का मान भी 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा हल करने पर। और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा a sin x, और a का मान 1 है तो 1 रहेगा, और ये हो जाएगा sin x माइनस b का मान भी 1 है तो ये हो जाएगा cos x। तो ये मान आ जाएगा y बराबर e की पावर x, और यहाँ पर जब भी किसी का समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ से मान आपका आ गया 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये आ गया यहाँ से sin x माइनस का cos x प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, इसको समीकरण यहाँ पर मान लेते हैं एक समीकरण, क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो समीकरण है मूल बिंदु 0,0 से गुजरती है, तो यदि 0,0 पर इसका हल करेंगे बिंदु 0,0 पर, तो 0,0 पर ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ से देखो x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे बराबर e की पावर x, मैं यानी ये भी 0 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा हल करने पर। हल करेंगे यहाँ पर 0, y का मान 0 है, 0 रख देंगे, e की पावर भी 0 है, 0 रख देंगे बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ से साइन x का मान 0 है, 0 हो जाएगा माइनस कॉस x की जगह पर 0 है तो 0 रख देंगे यहाँ से, और प्लस में c है 0 ही रहेगा, e की पावर 0 यानी इसका मान 1 होता है बटे में 2 हो जाएगा। और साइन 0 का अंश का मान 0 ही होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है इसलिए -1 हो जाएगा, प्लस का c है 0। -1 को 0 में जोड़ेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का 1 से गुणा करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, प्लस का c। ये माइनस का इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो c बराबर आ जाएगा प्लस का 1/2। यहाँ से c का जो मान आया इसको समीकरण 1 में उठा के रख देंगे, यानी पुटअप कर देंगे समीकरण 1 में c का मान लिखेंगे। यहाँ से c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 थी y बराबर, ये समीकरण थी y बराबर e की पावर x/2 sin x माइनस cos x था, तो यहाँ से मान रख देंगे y बराबर e की पावर x ही रहेगा बटे में 2 sin x माइनस cos x, और प्लस जो c का मान था वो 1/2 आ गया, तो यहाँ पर 1/2 पुटअप कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर e की पावर x बटे में 2 sin x माइनस cos x प्लस 1/2। ये हमारा समीकरण मिल गया जो मूल बिंदु 0,0 से होकर गुजरता था और वक्र के लिए आइए इसका अगला क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पृष्ठ का कि किस दर से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे इसका क्षेत्रफल, समीकरण सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो दिया गया है। तो यहाँ से दे रखा है जो घन का आयतन है, और आप लोगों को पता है आयतन v होता है, और यहाँ पर किसी के सापेक्ष नहीं दिया गया है, देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है यानी t के सापेक्ष होगा ये, तो 6 का घन नंबर जो है यहाँ से dv/dt जो होगा
इसकी यूनिट में दिया गया है, यानी मात्रक इसका दिया गया सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकंड है, इसलिए यहाँ पर हम टी मानेंगे, तो इसका dt हो जाएगा हल करने पर। तो ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, और इसकी कोर यानी भुजा दे रखा है x बराबर जो है x बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम घन का आयतन निकाल लेंगे। तो घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है तो यहाँ पर देखो घन का आयतन ज्ञात करना था, और घन का जो आयतन होता है इसमें आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा इसकी x दिया गया है, तो यानी यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा, और आयतन को v से लिखते हैं इसलिए v बराबर हो जाएगा ये x क्यूब। तो यहाँ पर जो कुछ नहीं होता है, तो यानी दोनों का हमें समाकलन अवकलन करना है, तो t के सापेक्ष dv बाई dt दे ही रखा है, इसका t के सापेक्ष समाकलन अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा, और बराबर जब x क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx बाई dt। यहाँ से जो dv बाई dt है इसका मान दिया गया है 9 है, 9 पुट अप कर देंगे, बराबर 3x स्क्वायर dx बाई dt है, सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा dt होगा, dt रख देंगे यहाँ से, dt यहाँ से dx बाई dt निकालना है, dx बाई dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे में 3x स्क्वायर, जो यहाँ से 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, dx बाई यहाँ पर देखो सॉरी गलत हो गया है, यहाँ से t होना चाहिए था, ये dt होना चाहिए था, तो dx बाई dt, और यहाँ पर भी dt हो जाएगा, यहाँ से 3 अपान में x स्क्वायर ही रहेगा। तो dx बाई dt का मान यहाँ से आ गया है 3 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो निकालेंगे घन का पृष्ठ, जो घन का पृष्ठ यानी सरफेस होता है इसका s बराबर, ये s बराबर होता है, ये होता है 6x स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भुजा x है तो यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे s का हो जाएगा ds बाई dt बराबर 6 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा dx बाई dt। तो ds बाई dt ये गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा x और dx बाई dt। यहाँ से dx बाई dt का वैल्यू हमने निकाल रहे आ रहा है, dx बाई dt की जो वैल्यू आई है वो है 3 अपान में x स्क्वायर, यहाँ से फिर ds अपान में dt जो होगा वो हो जाएगा 12 गुणे, और x का मान भी दे रखा है, x का मान जो है वो है 10 हो जाएगा, गुणे dx बाई dt का मान है 3 अपान में x स्क्वायर है, ds बाई dt बराबर 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणे में 3, और यहाँ पर देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का मान यहाँ पर दे रखा है 10, तो यहाँ से x का मान भी रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ds बाई dt बराबर 120 गुणे 3, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ से तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 का यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, तो 12 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ds बाई dt बराबर 36 आ जाएगा, और बटे में 10 रहेगा, 10 मतलब इसका एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ds बाई dt की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3.6। 6x स्क्वायर था इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और यही हमें निकालना था कि जो घन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से अब इसका अगला क्वेश्चन है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा हमारा
इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये घ नंबर, हाँ ये दिया गया है घ नंबर। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ से। तो जो समीकरण दी गई है यहाँ से, ये दिया गया है 6 का अंगा नंबर, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x, यहाँ से नाभिलंब ज्ञात करना है। और यह इसका यदि शीर्ष देखें तो शीर्ष यानी इसका मूल बिंदु, तो शीर्ष यानी इसका मूल बिंदु जो होगा वो 0,0 हो जाएगा। और जो नाभिलंब होगा, नाभिलंब वो x बराबर a पर होगा। यदि यहाँ से हम डायग्राम ड्रा करेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, x अक्ष होगा ये और ये इधर होगा y अक्ष। तो y बराबर दिया गया है यानी y और x के में है, तो यहाँ पर जो डायग्राम होगा वो y और x के बीच में होगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो नाभिलंब है इसकी x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 पर इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, और इस तरह से हमें इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें एक पट्टी खींचेंगे जो x, देखो y बराबर x में है तो y और x के बीच में एक पट्टी होनी चाहिए, तो यानी कुछ इस तरह से पट्टी इसमें खींचेंगे। यहाँ पर x बराबर a के होगा और ये इसका मूल बिंदु यानी शीर्ष होगा 0,0। यहाँ से निकालना हमें है यानी ज्ञात करना है, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका अभिष्ट जो क्षेत्रफल होगा नाभिलंब का वो निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है नाभिलंब का क्षेत्रफल यानी अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है यहाँ से a to b y dx, क्योंकि जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है वो y स्क्वायर बराबर 4x के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ से y dx हो जाएगा इसके इसका अभिष्ट क्षेत्रफल होता है इंटीग्रेशन a to b y dx होता है। तो यहाँ पर समीकरण y बराबर जो दी गई है, और यहाँ पर जो इसकी लिमिट होगी ये होगी 0 to a, क्योंकि इसका नाभिलंब a है y अक्ष पर, तो 0 से a हो जाएगा यहाँ से। और y स्क्वायर बराबर 4x यहाँ पर दिया गया है, और तो लिमिट ही हो जाएगी यहाँ से 0 से a। यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 4x और dx होगा। यहाँ पर हम देखो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं दोनों पक्षों का यानी दोनों घिरे हुए भागों का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से a, सॉरी अंडर रूट जो 4a है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, तो ये 4a है और इनटू में रूट x लिख सकते हैं dx। यहाँ से 2 इंटीग्रेशन 0 से a, इस 4 को लिखना चाहें तो 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट a हो जाएगा। x को लिखना चाहें तो x को हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। यहाँ से इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 2 और यहाँ पर 2 अंडर रूट a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं 0 से a x की पावर 1/2 dx। तो ये हो जाएगा 4 रूट a, यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 और बटे में 1/2 + 1 और लिमिट हो जाएगी 0 से a। तो 4 रूट a x की पावर इसका इधर गुणा करेंगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, बटे में भी आ जाएगा 3/2 और लिमिट इसकी रहेगी 0 से a। यहाँ से अब यहाँ से इसकी लिमिट रख देते हैं 4 रूट a, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से जो दिया गया है बटे में 3/2 में इसको गुणे में लिख सकते हैं, तो 2/3 हो जाएगा और लिमिट है यहाँ पर रखेंगे x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 की यानी x की जगह पर a रखना है तो a की पावर 3/2 हो जाएगा और इसके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा माइनस का। तो इसका 4 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 अंडर रूट a बटे में 3, इसका इधर जोड़ेंगे तो ये
जीरो में जोड़ेंगे तो ये वैल्यू ही रहेगी, सॉरी माइनस जीरो को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू ही रहेगी। तो यहाँ पर a की पावर 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 रूट a है, और इसको लिखना चाहें तो रूट a इंटू a लिख सकते हैं, बटे में 3 है, तो ये यहाँ से मान आ जाएगा 8। इसका रूट a का गुणा a होता है, और a का a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² बटे 3, और इसकी यूनिट होती है वर्ग इकाई, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका मान आ गया एट a²/3 वर्ग इकाई, इसकी यूनिट होती है वर्ग इकाई। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।